Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं रोहितास लोचिप एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ा हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय कोचिंग पढ़साना के ऊपर। और पिछले क्लास में या वीडियो में अपन ने आवर्त सारणी के कुछ तथ्यों के बारे में बात की थी और उन्हीं तथ्यों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ध्यान से समझिए, अपन ने पिछली क्लास में जो बात की थी दोस्तों वो परमाणु आकार की हुई थी और परमाणु आकार के बाद में अपन ने संयोजकता या ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्था अंक ज्ञात करने की बातें की थी। और आज की क्लास में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो 3 बिंदु इसमें और अपने को पढ़ने हैं। एक तो होता है आयनन विभव, दूसरा अपन देखेंगे विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। दोस्तों ये 3 बिंदु इसमें और रहे हैं। उसके बाद में आप चाहे किसी लेवल का एग्जाम दीजिए, कोई क्वेश्चन इसके अलावा बचता नहीं है अपना, जहां से भाई अपन ने जो पढ़ा है उसके बाहर से कोई क्वेश्चन जाने वाला है। और दोस्तों ये जो टॉपिक्स हैं वो आप जब भी कोई गाइड उठाओगे उसमें सीधा दे रखा होता है। जैसे क्वेश्चन आएगा आपका कोई भी, जैसे उसमें लिख रखा होगा सीधा कि न्यूनतम आयनन विभव सीजियम का है, अधिकतम आयनन विभव अपन बात करते हैं हीलियम का है। तो इससे आप कितने याद रखेंगे? अपन इतनी याद रख नहीं सकते। और ध्यान रखो दोस्तों, ये वाली चीजें जो है वो सभी जो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं तभी अपनी समझ में आने लगेगी। मतलब पता होना चाहिए अपने को कि आयनन विभव का क्या है, कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। पिछली क्लास में आपने परमाणु आकार के बारे में पढ़ा था तो वहीं से कुछ बातें इसमें जुड़ने वाली हैं कि अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी बाएं से दाएं जब आप चलते हो तो आपके परमाणु आकार में कमी होती है, ऊपर से नीचे आते हो तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है। वहीं से कुछ जोड़कर अपन किसको पढ़ेंगे? आयनन विभव की। और दोस्तों ये वाले टॉपिक ऐसे हैं जो अगर अपन ध्यान से नहीं देखते हैं तो ये टॉपिक जो है ऊपर से जाने लग जाते हैं, पता नहीं लगता है फिर अपने को क्या बताना चाह रहे हैं। और अधिकतम जो शिक्षक गण होते हैं वो भी जो अगर मान लीजिए रट्टा मार के पढ़ा रहा है, रट के अगर पढ़ा रहा है कोई, तो वो भी इस चीज के बारे में ज्यादा क्लियरफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो समझाना क्या चाहते हैं। रटाया ज्ञान है उससे पता नहीं चलेगा। तो ध्यान रखो दोस्तों, आयनन विभव क्या है, यहां से मैं अपनी बातें प्रारंभ करता हूं। आयनन विभव के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहली जो बात होगी आयनन विभव की दोस्तों वो होगी मतलब क्या है, डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। तो देखो आयनन विभव का मतलब क्या है, किसी परमाणु या फिर बोल सकते हो आप तत्व, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊष्मा या बोल सकते हैं दोस्तों ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन विभव या फिर बोल सकते हैं आयनन ऊर्जा कहलाती है। एक बार डेफिनेशन को थोड़ा देखें आप, उसके बाद में अपनी जो चीजें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। यहाँ कुछ शब्द लिख रखे हैं पढ़ने, कोई भी परमाणु है, कोई उदासीन परमाणु है, उसका जो बाह्यतम कोश है, सबसे बाहरी वाली कक्षा है, उससे एक इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है। और यदि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो खुद तो निकालेगा नहीं सकता, तो उसे क्या देनी पड़ेगी अपन को? अपन क्या देंगे? उसे ऊर्जा देंगे। और उस जो ऊर्जा दी गई है उस ऊर्जा को अपन क्या नाम देंगे दोस्तों? आयनन विभव या कहेंगे आयनन ऊर्जा। अब इसमें कुछ कंफ्यूज जो है वो मैं आपके क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात तो आपके यहां वाली, मैं पिछले 2-3 वीडियो में देख रहा हूं, आपके कमेंट्स लगातार पढ़ रहा हूं, तो उन कमेंट्स में ये दिक्कत आ रही है कि सर बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ये 2-3 क्वेश्चंस मैं लगातार देख रहा हूं, तो मैंने सोचा कि भाई इस कमेंट के माध्यम से न बताकर आपको लाइव क्लास में ये चीजें बताई जाए। तो देखिए क्या है, वैसे तो ये चीजें जो है बाह्यतम कोश का क्या
मतलब है, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, उसमें बोर बरी परिकल्पना जो 1921 में आई थी उसके नाम से एक बिंदु आएगा। फिर भी मैं आपका कंफ्यूजन यहां दूर कर देता हूं। बाह्यतम कोश का मतलब होता है जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन भर रहे हैं तो जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है ना उसे कहते हैं अपन बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, और इसे ही कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर इसे ही क्या कहोगे आप, बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है बाह्यतम कोश का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए आप, और इसी से आप अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब समझ गए ना तो वहीं से आपको मैंने थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज दिया था जब आपको संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सिखाया था, वहां पर मैंने इसके बारे में बात की थी। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता चल गया तो संयोजकता वही होती है, जैसे पहले वर्ग की +1 बताई, क्यों बताई वो देखिए दोबारा से आप। जैसे मान लीजिए मैं पहले किसी तत्व की बात करूं सोडियम की, और सोडियम के लिए आप परमाणु क्रमांक कितना भरते हो साहब, 11 परमाणु क्रमांक है। 11 परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन 11 है और ये उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे दोस्तों, 11 ही होंगे। अब बात करते हैं इससे क्या होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे दोस्तों तो आप क्या भरोगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s, देखिए कितने हो गए, 6 2 8 और 2 10, 10 और 1 कितने हो गए, 11। अब मेरे को आप इसमें से देख रहे पर ये पता चल रहा है ये पहली कक्षा है क्या, 1 है, पहली कक्षा है। ये दोनों कौन सी कक्षा में है दोस्तों, ये दूसरी कक्षा है। ये कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा। अब सबसे बाहर सबसे आखिरी में कौन सी कक्षा आ रही है, तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसे ही आप क्या कह दोगे दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों बिल्कुल क्लियर रखें इस बात को, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, 11 प्रोटॉन थे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा, और भरने के लिए आप बहुत सिद्धांत आता है बोर बरी परिकल्पना के आधार पर यह भरा जाएगा। जब आपने इसमें भरा तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1 आ गया। अब ये तो पहली कक्षा थी, ये दूसरी कक्षा थी। सबसे आखिरी वाली कक्षा कौन सी है, बाह्यतम कक्षा की बात की है ना अपन ने, सबसे आखिरी कक्षा कौन सी है, तीसरी। और तीसरी में कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो ये जो लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन है इसे कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, और इसी आधार पर किसी तत्व की संयोजकता डिसाइड होती है, निश्चित होती है। अब मेरे को ये बताइए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +1। तो पीछे वाला टॉपिक भी क्लियर और ये वाली बात भी क्लियर। नेक्स्ट दूसरी जो बात आपका एक क्वेश्चन था वो था दोस्तों कोर इलेक्ट्रॉन से संबंधित। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इसी एग्जांपल में बता देता हूं मैं। कोर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, बाहरी वाली कक्षा का, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ उसमें, 1। जबकि बाकी ये जितने इलेक्ट्रॉन बच गए ये बचे कि नहीं बचे, ये बाह्यतम कक्षा को तो हटा दिया, उसके बाद में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बचे हैं शेष, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, कोर इलेक्ट्रॉन। तो जो आपकी कमेंट्स आ रही हैं वो यहां से आपके बिल्कुल क्लियर हुए होंगे, और क्लियर हुए हैं तो आप एक बार कमेंट करके जरूर मेरे को बताएं कि आपका ये वाला बिंदु क्लियर है क्या। जो आपके क्वेश्चंस लगातार पुटअप हो रहे थे, एक तो यहां से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, 2-3 वीडियो जो अपन ने देखे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात आती है, तो यहां से एक तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक वो जो आता है बोर का, जो जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षा में कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो आपको मैं एटम में क्लियर करूंगा। यहाँ वाली इतनी वीडियो में बात करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर अपना बिंदु। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैंने केवल आयनन विभव स्टार्ट किया था। आयनन विभव में आपको क्या देखना था, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है या जो संयोजी कक्षा का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना, उसे निकालने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, उसे ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, और उसी ऊर्जा का नाम क्या है, आयनन विभव। तो आपको 2 चीजें, एक तो ये बताया संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक क्या बताया, कोर इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाला तो होता है संयोजी और जो बाकी बच गए वो क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपके आगे की बातें फिर बढ़ाता हूं। देखिए दोस्तों क्या होगा आगे, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। हाँ भाई ये हटा रहा हूं मैं और वापस अपने बिंदु की तरफ चल रहा हूं। क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, अगर देखो एग्जाम फाइट करनी है तो भाई साहब अपने को किसके आधार पर चलना पड़ेगा, एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना पड़ेगा। पहली बात मैंने यहां पर क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे पुटअप हो सकते हैं। बाह्यतम कक्षा की बात की, क्लियर कर दी अपन ने। अब क्या आ रहा है दोस्तों, आवश्यक ऊष्मा या
ऊर्जा। तो आप इतना तो दिमाग लगा सकते हैं ना कि यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी भी एटम से, किसी परमाणु से, तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, उसे ऊष्मा देनी पड़ेगी। और वह प्रक्रम केमिस्ट्री में जब अपन पढ़ते हैं कोई भी ऐसा प्रक्रम हो जिसमें ऊष्मा दी जाए, तो उस प्रक्रम को क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी प्रक्रम। तो क्या लिखेंगे, आयनन विभव कैसा प्रक्रम है, तो लिखेंगे यह ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, यह ऊष्मा शोषी क्या है, प्रक्रम है। यानी ध्यान से देखो, ये कोई भी मान लीजिए एक्स एलिमेंट, एक्स तत्व, एक्स परमाणु है, और यदि भाई इलेक्ट्रॉन निकालना है ना इससे, तो अपन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसको क्या देंगे, ऊर्जा। तो ये क्या कर रहा है, ऊर्जा ले रहा है ना, तो जो ऊर्जा ले रहा है उस प्रक्रम को अपन ने क्या नाम दिया, देखिए कौन सा प्रक्रम कहा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम कहा है दोस्तों। नेक्स्ट जो बात है इसमें वो ध्यान रखनी है, यदि किसी तत्व को ऊष्मा दी जा रही है, यानी वो अगर ग्रहण कर रहा है ऊष्मा, तो उसकी ऊष्मा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। इसलिए इस ऊष्मा शोषी प्रक्रम को किस साइन द्वारा लिखते हैं, पॉजिटिव। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये बनने वाला है कि आयनन विभव में ऊर्जा होती है, आपका होगा 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो आयनन विभव में हमेशा ऊर्जा क्या उसको दी जाती है, इसलिए इसका मान कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और उसके बाद में आगे क्या होगी कि अपन जो पढ़ते आ रहे हैं सबसे ज्यादा किसकी, सबसे कम किसकी। तो अगर आपने पिछली क्लासें ध्यान से देखी हैं तो ये चीज आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। एक बार लेफ्ट टू राइट, एक बार अप टू डाउन, और एक बार देख लेंगे मैक्सिमम किसका और मिनिमम किसका। तो देखिए सबसे पहले पीछे वाला नॉलेज जोड़ रहा हूं भाई, ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर, यदि आवर्त सारणी में अपन बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो आप याद करें पिछली क्लास में और बताएं आकार में वृद्धि होती है या कमी होती है। देखिए पिछली क्लास में मैंने बिल्कुल क्लियर किया इस बात को, तो आपकी कमेंट्स में देखिए कि अगर बाएं से दाएं जाएं अपन तो उसके परमाणु आकार में वृद्धि होगी या कमी होगी, तुरंत कमेंट करें, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। दूसरी बात क्या करेंगे दोस्तों, यहां से एक बार बाएं से दाएं चलेंगे, एक बार दोस्तों कहां चलेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर। तो कमेंट आ गए होंगे आपके, देखिए क्या लिखा है, बाएं से यदि आप चल रहे हो दाएं और एक बार क्या चल रहे हो ऊपर से नीचे, तो यदि बाएं से दाएं जाएंगे तो आपने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो कक्षा या कोश ही बढ़ जाता है। तो यहां तो आकार में वृद्धि होती है और यहां पर आकार में क्या होगी, कमी। समझे इस बात को, मैं यहां लिख सकता हूं बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होगी। क्या मेरी बात क्लियर है क्या, ये बात आप लोगों को, कि अगर अपन बाएं से दाएं चल रहे हैं तो वास्तव में आकार में क्या होती है, कमी होती है। अब गुरुजी कमी होगी, कोई दिक्कत को नहीं, कमी सुकाई वैसी। तो देखो कमी सुकाई वैसी भाई, कमी से जो होने वाला है वो क्या होगा, आप चीज एक मैं यहां बना रहा हूं, ये एक तत्व है, मान लीजिए कोई भी तत्व है, ये इसका नाभिक है, इसका आकार इतना है, और दूसरा है इसका आकार इतना है, थोड़ा इससे बड़ा मान लीजिए, ये छोटा है, इसका आकार क्या है, बड़ा। तो दोस्तों ये बताइए, ये वाला नाभिक कौन से पर ज्यादा आकर्षण लगाएगा, यहां ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से देखने पर पता ये चलता है यहां परमाणु का आकार क्या है, छोटा, तो ये आकर्षण बल भी क्या होगा यहां पर, ज्यादा। और यदि यहां पर आकर्षण बल का मान ज्यादा है तो जो दोस्तों यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको वो ऊर्जा भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो चलिए बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार में क्या होगी, कमी। अतः आई ई या फिर बोलते हैं आई पी, इसमें आप शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई का मतलब है आयोनाइजेशन, ई का मतलब है एनर्जी, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, आई पी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे अपन ने क्या पढ़ा है, आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा। तो क्या होगा, आयनन ऊर्जा में क्या लिख देंगे यहां पर, वृद्धि होगी।
क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को कि जब भी अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, उसका जो परमाणु का आकार होगा वो क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। और जैसे जैसे परमाणु का आकार छोटा होगा आकर्षण बल बढ़ेगा, और यदि आकर्षण बल बढ़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट पहला क्लियर हुआ होगा आपका कि जब भी आवर्त सारणी में अपन बाएं से दाएं चलते हैं तो उसके आकार में होती है कमी, जिससे IE या फिर IP में क्या होगी, वृद्धि होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन, चलो मैं यहां पर एक बात और यही क्लियर कर देता हूं। अब आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए, अधिकतम आयनन ऊर्जा, अधिकतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा होगा, मेरे को जल्दी से कमेंट करके ये बताइए। यदि आपने ये देखा है, आपने ये चीज समझी है, तो आप इसका बिल्कुल आंसर दे सकते हैं कि यदि बाएं से दाएं चलेंगे तो आकार घट रहा है, आयनन ऊर्जा में हो रही है वृद्धि। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसको चाहिए आयनन ऊर्जा, कि वह अपना बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन निकाल सके। तो देखो बाएं से दाएं चलते हैं, चलते रहेंगे दाएं, तो दाएं चलते रहेंगे तो सबसे आखिरी में कौन सा तत्व आएगा, कौन सा आएगा दोस्तों, सबसे आखिरी में कौन सा तत्व आएगा, वो आएगा हीलियम नामक तत्व। तो ध्यान रखो मैक्सिमम आयतन ऊर्जा उसी की होगी, तो यहां लिख दूंगा मैं हीलियम He, जो आवर्त सारणी का 18वां ग्रुप था, जिसे अपन ने क्या कहा था, निष्क्रिय गैस समूह है, उस वर्ग का जो पहला तत्व आता है हीलियम। और इस हीलियम को क्या चीज का आकार क्या है, सबसे छोटा है, आकार सबसे छोटा है, इसलिए क्या कहेंगे अपन, इसके लिए आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा, लगभग 2372 किलो जूल प्रति मोल की ऊर्जा चाहिए। लेकिन वो अपने ज्यादा काम की बातें हैं नहीं, वहां से कोई क्वेश्चन बनता नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे कितनी एनर्जी है। तो आप यहां तक का ध्यान रखें, हीलियम का क्या होता है, मैक्सिमम। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं बढ़ता हूं आगे और बात होगी बाएं से दाएं की, होगी ऊपर से नीचे की। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो अब आप जल्दी से ये देख लें कि आयनन ऊर्जा की बात हो गई। अब अपन किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों, अगला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होगा, यदि अपन बाएं से दाएं न जाकर ऊपर से क्या चले जाएं, नीचे चले जाएं। चलिए, यदि किसकी बात कर रहे हैं अपन, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएं, तो अब आप खुद क्वेश्चंस का आंसर दोगे। और मेरा क्वेश्चन है पहला तो ये, परमाणु आकार में क्या होगा, दूसरा आयनन ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा। तो आप किस प्रकार आंसर दोगे, क्या आंसर होगा भाई, यदि ऊपर से नीचे जाएं तो पहली कॉन्सेप्ट, पीछे वाला नॉलेज जोड़ रहा हूं, आपका पूर्व ज्ञान से जोड़ रहा हूं, परमाणु आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। और अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने कि एक तो ये वाला परमाणु है और एक ये वाला परमाणु है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक दूरी पर है, तो आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहां से जल्दी निकल जाएगा, बजाय कहां से निकालने के, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के। तो अपन ने क्या समझा, परमाणु आकार में क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। और परमाणु आकार में यदि होगी वृद्धि तो क्या होगा, चलो भाई परमाणु आकार में वृद्धि होगी भाई, अब क्या होगा, अतः IE, और IE का मतलब आयनन ऊर्जा, और IP का मतलब आयनन जो विभव है उसकी बात कर रहा हूं मैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में लिख दिया है, कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए आपको। IE परमाणु आकार में वृद्धि होगी, अतः IE का मान क्या हो जाएगा, IE का मान कम होगा, या चलो आवर्त की बात करें, IE का मान घटेगा, ये अच्छा रहेगा उसके बजाय जो अपन ने लिखा है कि यदि अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयनन आकार में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, इसका क्या फायदा होगा, क्या मतलब निकलेगा, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि उसकी आयनन ऊर्जा का मान हमेशा क्या होता जाएगा, कम। अब फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट्स द्वारा दीजिए। आप अब इतना तो समझ चुके होंगे कि न्यूनतम आयनन विभव, न्यूनतम IE किस तत्व का होगा दोस्तों, किस एलिमेंट का होगा। आंसर देने का प्रयास करें, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, इसमें आपको कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती वाली बात है नहीं, आप केवल कॉन्सेप्ट समझें और कॉन्सेप्ट समझकर इसका आंसर दें। तो बताइए मेरे को दोस्तों, न्यूनतम IE किसकी होगी,
न्यूनतम IE। तो जैसा अपन ने पढ़ा है वैसा देखिए, सबसे पहले बाएं से दाएं गए तो आकार घट रहा था, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा आकार किसका होगा? सीजियम और फ्रांसियम का होगा। लेकिन फ्रांसियम क्या है दोस्तों? रेडियो एक्टिव तत्व है, तो वहां से इसकी बात करेंगे नहीं। तो बचा कौन? न्यूनतम IE, और वो किसकी होती है? वो होती है सीजियम की, और जिसे अपन ने क्या लिखा था? CS। और यहीं से मैंने एक बात कही थी दोस्तों, सीजियम जब पढ़ा रहा था तो ये कहा होगा कि ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व है। क्रियाशील धातु तत्व का कारण समझ में आ गया। क्रियाशील का मतलब क्या है? क्रिया क्यों होती है, रिएक्शन क्यों होती है? जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तभी रिएक्शन होगी। तो यहाँ ये क्या कर देगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो जल्दी से क्रिया कर लेगा। इसलिए मैंने क्या कहा था? सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा था? सीजियम। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूनतम क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। नेक्स्ट बात यहां से क्या निकलती है, और वो मैं लिख रहा हूं नोट में क्या लिख रहे हैं अपन? मैंने बताया सीजियम का यूज कहां करेंगे, अब वो देखो। इसीलिए CS का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल के निर्माण में होता है। क्यों होता है समझ गए हो? प्रकाश विद्युत सेल का मतलब क्या है? अपन फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाते हैं, उसमें अपन कौन सी धातु का प्रयोग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में। पहली बात तो कि प्रकाश विद्युत सेल में कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो आप क्या कहोगे? सीजियम। और दोस्तों आपको ये बात भी बिल्कुल समझ में आई होगी कि सीजियम का ही क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल जायज सी बात है। तो आप क्या कहोगे? सीजियम का क्यों? क्योंकि देखो विद्युत धारा, सेल का यूज कहां करेंगे अपन? विद्युत धारा बनाने के लिए। और विद्युत धारा कब बहेगी? जब वहां पर कोई ना कोई चार्ज होगा, आवेश होगा। आपने डेफिनेशन पढ़ी है फिजिक्स की, तो साधारण सी परिभाषा है, छोटी क्लासों में आ जाता है, आवेश के प्रवाह की दर। तो आवेश कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तभी होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन कौन निकाल सकता है दोस्तों? सीजियम निकाल सकता है। और यदि सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वहां पर विद्युत धारा का निर्माण भी आसानी से हो जाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे अपन कि प्रकाश विद्युत सेल के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? सीजियम का। तो ये बात थी आयनन विभव के बारे में। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर इसकी अपवाद की जो सिचुएशन आती है वहां से मैं एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। जब एग्जामिनर बहुत टफ लेवल के प्रश्न बनाता है, हार्ड क्वेश्चन बनाता है, तो वहां से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बात करूंगा। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे, और आगे की जो बात है वो आप ये समझें, एक थोड़ा सा इसमें अपवाद वाली सिचुएशन रहती है। जो आपने सीखी है वहीं से बात बताऊंगा, कोई नई चीज नहीं समझेंगे। और यदि आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हो तो आयनन विभव से संबंधित किसी भी क्वेश्चन, अब तक जो मैटर बताया ये अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस आयनन विभव से संबंधित किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए काबिल नहीं हो। और यहां से मैं फिर आपको ये कह दूं कि जब तक ये आप पढ़ रहे हो, आप कॉन्सेप्ट जो हैं उन पर ध्यान दीजिए, रट्टा मारने का प्रयास नहीं करें। और रट्टा मारोगे ना तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि अपने को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है तो अपन उस क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे। और एग्जामिनर ये नहीं पूछना चाहता है ये आपने क्या रटा है। आपके जो भी सब्जेक्ट आता है उसमें ये लिखा होता है अपने सामान्य विज्ञान, तो अगर उसे कुछ पूछना होता बढ़िया वाला तो फिर वो अलग से टॉपिक डाल देता, जैसे फिजिक्स की डाल देता कि प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करता, या 11th 12th का या ग्रेजुएशन लेवल का पूछता। यदि आपको पूरा नॉलेज ही चेक करना होता है तो सामान्य विज्ञान की टॉपिक देता है। वो आपसे ये पूछना चाहता है कि आपका जो सामान्य जानकारी है, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो कितने क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका एक अपवाद वो मैं लिख देता हूं, आप खुद बताओगे उसके बारे में, ऐसी कोई बात है नहीं, केवल ध्यान से आप सामने देखते रहें। अपवादिक सिचुएशन क्या है भाई लोगों? अपवाद, और ध्यान से देखो भाई, एक तो मैं कुछ तत्व लिख रहा हूं, बोरोन 13वां वर्ग है। और यदि ये क्लास लाइव होती ना दोस्तों, इसमें भी आपको ज्यादा, वैसे मैंने प्रयास किया है कि आपको मैं कुछ बता दीजिए तो वर्ग वाइज पढ़ाने का, लेकिन यदि क्लास लाइव होती तो मैं ये सारे जो तत्व है ना वो आपको उंगलियों पर रटा देता। लेकिन यह क्या है कि आप आमने सामने हो नहीं, तो अपने उसको क्या है, इतना जो अपना है कॉन्टेक्ट बनेगा नहीं, तो इससे आप थोड़ा सा प्रयास करें घर पर इनको याद रखने का कि कौन से ग्रुप का कैसा तत्व है। तो याद रखेंगे अपन बोरॉन, बोरॉन के बाद में आता है कार्बन,
कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद में क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में आता है वैसे नियोन। ऐसी है अपनी आवर्त सारणी 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ग्रुप है। यहाँ की बात करूंगा ही नहीं मैं केवल ये 4 तत्व ले सकता हूँ, और 4 तत्व लेकर मैं ये पूछ ले, मान लो जैसे पटवारी के अंदर पूछ सकता है कि भाई कौन से तत्व का जो आयनन ऊर्जा या आयनन वो ज्यादा होगा, कौन से का कम होगा। अब ये चीज ने क्या पता लगा भाई, देखो ध्यान सामान्य ध्यान दो। अगर अपन सीधा पढ़ते हैं, अपन क्या चल रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, पहली बात क्लियर है। बाएं से कहां चल रहे हैं? दाएं। और यदि बाएं से आप दाएं चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, तो आप क्या देखोगे? सबसे पहली जो बात आप ये देखोगे, अपन ने भी पढ़ा कि यदि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो परमाणु का जो साइज है यानी आकार है, वो आकार क्या होगा? घटेगा। और आकार घटेगा तो उसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा ही होना चाहिए। तो इससे अगर इसको मैं जमाना चाहूं अपनी बात के हिसाब से, तो सबसे कम किसका? बोरोन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्या होगा? ऑक्सीजन का। यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए ना। लेकिन यहां जो दिक्कत आती है अपनी, वो दिक्कत किसके साथ आ जाती है? इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ आ जाती है। और बाकी क्रम बदलता नहीं है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में थोड़ी सी समस्या आती है। और वो क्या आती है, एक बार मैं लिख देता हूं इनके नंबर। एक तो आप नाइट्रोजन का ध्यान रखिए, नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है दोस्तों? नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है? 7। और अगला क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? 8। बरो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक बार बढ़ना सिखाता हूं। 1s2, इधर भी 1s2, ठीक है दोस्तों। फिर देखें 2s2, 2s2, 2 2 4, 2 2 4। अभी यहां पर भरो, इसमें कितने बने हैं? केवल अब बचे कितने? 3। यहां कितने बने हैं? 4। और यदि आप अगला टॉपिक पढ़ोगे और उसमें मैं बताऊंगा अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का नियम। वो नियम क्या कहता है कि यदि कोई कक्षक या तो पूरा खाली हो, या क्या हो? आधा भरा हुआ हो, या क्या हो? पूरा भरा हुआ हो, तो वे वाले कक्षक या वे वाले तत्व क्या होते हैं? ज्यादा स्थायी होते हैं अन्य की तुलना में। अब आप यहां से ये देखें, जो पी होता है ना, पी जो कोष है अपना, उस पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम कितने भर सकते हैं अपन? 6 भर सकते हैं। और 6 भर सकते हैं, 6 के आधे कितने होते हैं? 3। तो ये बताइए 4 और 3 में ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? 3 वाला होगा कि नहीं होगा? ये ज्यादा स्थायी होगा दोस्तों। अरे ये ज्यादा स्थायी है, तो जो जितना ज्यादा स्थायी होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ही जोर आएगा कि नहीं आएगा? जोर तो वैसे पढ़ने में भी बहुत आएगा। और मेरे को पता है विशेष जो बातें हैं लॉकडाउन के अंदर आपका बिल्कुल ही बंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप टाइम दे भाई साहब, इसको कैसे भी जुगाड़ लगाएं आप। और ये भी मैंने पिछले वीडियो में देखे थे, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर जुगाड़ करवा दो, तो जुगाड़ तो भाई पढ़े ही उसी ना, तो जुगाड़ का कोई गेला ही को नहीं है। जुगाड़ की तकमर रोई मत। और जुगाड़ अगर आज अब से ही आप जुगाड़ ढूंढने लग गए ना, तो फिर ये मान के चलिए घर वाले भी परेशान हो जाएंगे जुगाड़ ढूंढते ढूंढते, पर जुगाड़ मिलेगा नहीं। जुगाड़ वही है, दांशु विज्ञान पढ़ो और ऐसा जुगाड़ हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट हो गई अपनी, तो बस जुगाड़ फिर करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने को जुगाड़ करना नहीं पड़ेगा। फिर अगले कहेंगे आगलो खलो कोई खयार मारे भाई यार कोई जुगाड़ कराओ ना, वो लाग रहे हो भाई पुलिस में। तो ध्यान रखो दोस्तों, इसलिए अपन जो बात कर रहे हैं वो मैं थोड़ा पॉइंट से भटक गया था, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी वापस बात में आता हूँ। काय बात है भाई, देखो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन करता है 8। इलेक्ट्रॉन विन्यास भरया तो भरने पर क्या पता चला, इन लास्ट में 3 आ रहा है, इन कता रहा है भाई 4। और ये आधा भरा हुआ है, आधो बरेड़ो का ही करे हमेशा ज्यादा स्थायी व्या करे, दुनिया में बी की पहचान व्या करे। देखो कहावत भी आया करे हिंदी में, अध जल गगरी छलकत जाए। तो जो आधा भरा हुआ है ना वो परेशान करेगा आपको, साइंस में भी करेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपका क्या इशू बना कि ये आधा भरा हुआ है जबकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो इन दोनों में आप ये कह सकते हो क्या, मैं एक बार स्थायित्व बताता हूं। नाइट्रोजन किसकी तुलना में दोस्तों? ऑक्सीजन की तुलना में अधिक स्थायी है कि नहीं है? तभी तो लिखा था ना अपन ने, लिखा था ये लगभग निष्क्रिय गैस है, टायरू मेरी ये सारी बातें की थी अपन ने। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्थायी है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक स्थायी है। तो आप क्या समझे, अगर नाइट्रोजन स्थायी ज्यादा है
तो बोलो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहां ज्यादा जोर आएगा कि नहीं आएगा? तो आप क्या बोलोगे? अतः, शायद यहां दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं एक लाइन तो यहीं लिख देता हूं, अतः नाइट्रोजन की IE ऑक्सीजन से अधिक होगी। दोस्तों ये बात बिल्कुल, बस यही से एक अपवाद वाली सिचुएशन बताऊंगा, इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चन बनते नहीं इसके बाहर से। इसके अलावा कि अपन ने क्या पढ़ा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ दिक्कत चलती है क्योंकि नाइट्रोजन आधा भरा हुआ है और आधा भरा हुआ है तो ये क्या है, ज्यादा स्थायी, और जो ज्यादा स्थायी है ना वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगी, ऊर्जा भी क्या चाहिए, उतनी ही ज्यादा। जो स्थायी वो तो भागना चाहेगा ही नहीं किसी के साथ, भागता कौन है, अन्यथा अर्थ नहीं ले, भागता वो ये जिसका स्थायित्व नहीं है, और अन्यथा ले रहे हो मेरे को ये भी पता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक स्थायी है, तो नाइट्रोजन की IE क्या होगी, ऑक्सीजन से अधिक होगी। तो इसके लिए मैं यहां बताऊं, ये वाला क्रम क्या कर सकते हैं अपन, इसको हटा सकते हैं। और ये वाला क्रम हटाकर इस क्रम को मैं कैसे चेंज करूंगा, ये तो क्या हो गया अपना, गलत हो गया। तो सही कौन सा होगा, सही मैं यहां पर बता देता हूं, इसको हटा रहा हूं एक बार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाने के लिए था ये। तो यहां से मैं क्या जोड़ूंगा, आप बताएं मेरे को, कमेंट करें कि किस प्रकार का क्रम होगा, जल्दी से आप इसका कमेंट करके बताएं कि इनका क्रम कैसा होगा। मैं लिख देता हूं तत्व, कौन सा क्रम होगा, बोरोन है, कार्बन है, और उसके बाद में ऑक्सीजन आएगा कि नाइट्रोजन आएगा। तो ध्यान से देखो, बोरोन कोई अपवाद नहीं है यहाँ, कार्बन के बाद में किसका होगा, पहले ऑक्सीजन का, और फिर किसका होगा, नाइट्रोजन, आगे वाला फ्लोरीन नियॉन एज इट एज चलेगा। तो दोस्तों ये वाली चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज अपन ने बात की दोस्तों आयनन विभव की, और उम्मीद है ये भाई समझ में आयो लो, और यदि समझ में आया है तो नीचे लाइक का बटन है उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली क्लासें आपको नियत समय पर निर्धारित रूप से मिल सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर अपन विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ, फिर उसके बाद में अपन एटम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।